हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह। पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं के बारे में। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने जाना था कि एरिक्सन ने एक बालक के जीवन प्रारंभ करने से लेकर या जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वह सामाजिक अंतःक्रियाएं करता रहता है, समाज के साथ विभिन्न गतिविधियां करता रहता है, जहां पर दो कारक मुख्य भूमिका में होते हैं, एक शारीरिक या जैविक कारक और दूसरे सामाजिक कारक। दोनों कारकों के बीच अंतःक्रिया होती है। इस इंटरेक्शन के दौरान बालक में कई सारे सामाजिक गुण विकसित होते हैं। इन सामाजिक गुणों के विकसित होने के दौरान एरिक्सन ने कहा है कि भाई संघर्ष चलता है बालक में दो पहलुओं के बीच, दो स्थितियों के बीच या दो कॉन्सेप्ट्स के बीच। ये जो दो स्थितियां हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, दो पहलू हैं जिनके बीच संघर्ष चलता है। इन दोनों में से बालक समाज से मिलने वाले व्यवहारों के माध्यम से किसी एक के साथ एडजस्ट हो पाता है, अनुकूलन कर पाता है, या फिर इनमें से किसी दूसरे के साथ अनुकूलित हो पाता है। अगर वह सकारात्मक के साथ अनुकूलित हो जाता है तो उसमें पॉजिटिव स्ट्रेंथ बन जाती हैं, जो कि आगे चल के उसमें साइको सोशल स्ट्रेंथ के नाम से कही जाती हैं, जो व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो नेगेटिव स्ट्रेंथ बन जाती हैं, जो नकारात्मकता की ओर बालक को लेकर चली जाती हैं या सोशल डेवलपमेंट में उसका नेगेटिव रोल प्ले करती हैं पूरे समय। दोस्तों, यहां पर एरिक्सन ने 8 अवस्थाओं का जिक्र किया है, जिसमें से पहली अवस्था हमने पढ़ी जो बालक के जन्म से लेकर 18 महीने तक होती है, जहां पर बालक में होप, साइको सोशल वर्चुअल स्ट्रेंथ डेवलप होता है। दूसरी अवस्था जो बालक के 3 से लेकर 5 वर्ष तक हमने पढ़ी, वहां पर बालक जो है उसमें बालक के दूसरी अवस्था बालक में 18 से लेकर 3 वर्ष तक हमने पढ़ी। दूसरी अवस्था हमने पढ़ी जो बालक में 18 महीने से लेकर 3 वर्ष तक होती है, जहां बालक में विश डेवलप होता है। उसके बाद तीसरी अवस्था हमने पढ़ी जो हमारे 3 से लेकर 5 वर्ष तक एरिक्सन ने की है, जहां पर पर्पज बालक में डेवलप होता है। इन तीनों अवस्थाओं के साथ बालक सामाजिक रूप से विकसित होता है और अपने आप को डेवलप करते हुए आगे चलता है। इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे बालक के साइको सोशल डेवलपमेंट की चौथी अवस्था को। तो आते हैं दोस्तों चौथी अवस्था की ओर। चतुर्थ अवस्था जहां बालक स्कूल में आ गया है, 5 साल पूरे करके 6 साल का हो गया है। 6 से लेकर 12 वर्ष तक इस अवस्था को एरिक्सन ने माना है। इसको विद्यालय की आयु कहा है, स्कूल एज इसको कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि स्कूल में एडमिशन हो गया है, स्कूल में इसकी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ होनी है। ग्रेड स्कूलर भी इसको कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या परिवर्तन आ गया है बालक में। इसे पीछे जब हमने पढ़ा था तीसरी अवस्था, तो वहाँ बालक केवल परिवार के साथ में इंटरेक्शन कर रहा था, परिवार के द्वारा ही उसमें सारी चीजें विकसित हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि ये स्कूल में आ गया है, तो स्कूल में आने के साथ साथ बालक में कई तरह के कार्य करने की प्रवृत्तियां बन जाती हैं। कई तरह के कार्य वह करने लगता है, नई चीजें वह सीखने लगता है, नए कौशल उसमें बनने लगते हैं, नई कुशलताएं उसमें बनने लगती हैं। तो ये जो नए कौशल बन रहे हैं, नए कार्य कर रहा है, चाहे सीखने को लेकर चाहे फिजिकल कार्यों को लेकर, इन सारे के सारे कार्यों को यहां पर एरिक्सन ने नाम दिया है उद्यमिता या फिर परिश्रम का नाम दिया है। परिश्रम से यहां पर क्या है, बालक के द्वारा सीखे जाने वाले वो सारे के सारे नए कार्य, नए कौशल, नई दक्षताएं जो स्कूल में, खेल के मैदान में या फिर अन्य कहीं भी 6 से लेकर 12 साल के बालक में विकसित होती हैं, यह बालक के लिए उद्यमिता एरिक्सन ने कही है। यहां पर बालक क्या करता है, इन सारे कार्यों में, सारे कुशलताओं में, सारी चीजों में सफलता प्राप्त करना चाहता है, सफल होना चाहता है। जब वह इसमें सफल हो जाता है तो उसमें उद्यमिता या फिर इंडस्ट्री वाला गुण विकसित होता है। लेकिन जब इसमें सफल नहीं हो पाता है, असफल हो जाता है, तो उसमें हीन भावना बनने लगती हैं या फिर अपराध बोध की प्रवृत्ति बालक में बनने लगती हैं। तो दोनों चीजों के बीच संघर्ष है यहां पर। किस किस के बीच? उद्यमिता और हीन भावना के बीच, इंडस्ट्री और इंफीरियोरिटी के बीच। ये सब यहां पर इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया, बालक के द्वारा नई नई चीजें सीखे जाना यहां पर हो गया। और यहां पर बालक अब परिवार के अलावा थोड़ा और आगे बढ़ रहा है। परिवार तो है ही, लेकिन परिवार के साथ पड़ोसी जो उसके साथ खेल में आते हैं बच्चे, उसके अलावा उनके पेरेंट्स जो होते हैं, पड़ोसियों के साथ
स्कूल से भी वह आ गया है, तो अब इसका सामाजिक दायरा परिवार से आगे बढ़ते हुए पड़ोस और स्कूल तक पहुंच गया है। यहां पर बालक, क्या मैं इसे लोगों और चीजों की दुनिया में बना सकता हूं, अर्थात इस तरह के क्वेश्चन बालक के मस्तिष्क में आते हैं। कैन आई मेक इट इन द वर्ल्ड ऑफ पीपल एंड थिंग्स। ऐसे क्यों क्वेश्चन आते हैं बालक में? क्योंकि बालक में उद्यमिता यहां पर आ रही है, बालक नई नई चीजें यहां पर कर रहा है। इन नई नई चीजों को लेकर बालक के मन में इस तरह के प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों के साथ बालक जब पड़ोसियों और स्कूल के साथ सामाजिक इंटरेक्शन कर रहा है तो कई सारी विशेषताएं बालक में प्रकट होती हैं जो सामाजिक व्यवहार में प्रदर्शित होती हैं। जैसे परिश्रम का भाव विकसित करना इस अवस्था में होता है और असफल होने पर हीन भावना विकसित हो जाती है। इसके साथ साथ बालक में क्या होता है, विनम्रता यहां पर बनने लगती है, ह्यूमिलिटी का गुण विकसित होता है, किसी के जीवन और अप्रभावित आशाओं की स्वीकृति बालक में बनने लगती है। स्कूल में जाता है इसलिए इसको स्कूल एज भी कहा जाता है। खेलों के साथ बालक का संबंध होता है इसलिए स्पोर्ट्स से भी बालक का वास्ता होता है। तो बालक पड़ोसियों के साथ, स्कूल के साथ, स्पोर्ट्स के साथ, दोस्तों के साथ अपने आप को विकसित कर रहा होता है। इस सामाजिक विकास के दौरान जितने भी काम वह करता है, हर काम को लेकर बालक में इच्छा क्या होती है, उम्मीद क्या होती है कि उसको सफलता मिले, उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य सफल हो, उसको सोशल सामाजिक स्वीकृति मिले और जिस पर्पज से उसको उसने किया है उस पर्पज को पूरा वह करता हो। लेकिन बहुत स्वाभाविक सी बात है कि हर काम में बालक को सफलता मिलना जरूरी नहीं है, और जब उसको सफलता नहीं मिल पाती है तो बालक में क्या विकसित होता है, हीन भावना का विकास होने लगता है। क्योंकि समाज के साथ अब थोड़ा सा वह ज्यादा मिक्सअप हो रहा है, दोस्तों के साथ मिक्सअप हो रहा है, स्कूल में यह आ गया है, तो इसमें विनम्रता भी बनने लगती है। पहले जो इसका व्यवहार आत्म केंद्रित था, सेल्फ सेंटर्ड था, अब थोड़ा थोड़ा सोशल होने लगा है, विनम्रता बनने लगी है। किसी के लाइफ के साथ क्या उसके रिलेशन है, उसके व्यवहार से किसी की लाइफ कैसे प्रभावित हो रही है, उन सबको भी लेकर उसमें उम्मीद बनने लगती है, उनको समझने लगता है और दूसरों की इच्छाओं की स्वीकृति भी वह यहां पर करने लगता है। अब देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है शिक्षक का। क्यों है शिक्षक का इंपॉर्टेंट पार्ट? क्योंकि स्कूल आ गया है, बच्चा अब स्कूल में है और स्कूल में आने के बाद बच्चा समस्त वृत्तियां, समस्त नए कार्य, सारी के सारी नई चीजें जो बौद्धिक हो सकती हैं, शारीरिक हो सकती हैं, सामाजिक हो सकती हैं, किसके माध्यम से कर रहा है, टीचर्स के माध्यम से कर रहा है, स्कूल एटमॉस्फेयर में कर रहा है। क्योंकि अब बच्चे के जितने भी क्वालिटी आवर्स हैं, गुणवत्ता वाले जो समय है बालक का, वो स्कूल में निकल रहा है। सुबह दैनिक गतिविधि करके स्कूल आ जाता है, उसके बाद पूरा मेन जो टाइम है उसका गुणवत्ता वाला स्कूल में निकलता है, फिर शाम को गतिविधियां करके सो जाता है। तो यहां पर जो क्वालिटी टाइम स्कूल में स्पेंड हो रहा है, जो सीखने में स्पेंड होता है, इन सब में शिक्षक को ऐसी भूमिका निभानी चाहिए, शिक्षक को विद्यालय वातावरण को ऐसा बनाना चाहिए जिससे बालक के द्वारा किए जाने वाले कार्यों, बालक की इच्छा होती है मुझे सफलता मिले, इन सब चीजों को विकसित करने की कोशिश की जाए। इस तरह का एटमॉस्फेयर बालक को मिले जहां उसमें इंडस्ट्री, उद्यमिता का गुण विकसित हो, क्योंकि यह गुण पूरे जीवन भर उसको किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करेगा, नए नए कार्यों को करने के लिए हिम्मत देगा, नए नए कार्यों के लिए पहल करने के लिए उसमें इच्छा शक्ति बनाएगा। अगर ये सब ठीक से चलता रहता है दोस्तों, तो बालक में एक साइको सोशल स्ट्रेंथ बनती है, एक अनुकूल परिणाम आते हैं, वर्च्यूज बनते हैं, और वह होता है क्षमता, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस यहां बनता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को, बालक यहां पर नई नई चीजें करता है, नए नए कार्य करता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे कुछ भी हो, नई चीजें सीखता है, बहुत सारी नई गतिविधियां करता है, खोज करता है, अन्वेषण करता है, इन सब में सफलता चाहता है। अगर उसको सफलता मिल जाती है तो बालक में क्या होगा, क्षमता विकसित होगी, कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी, और ये कॉम्पिटेंसी उसको आने वाले हर कार्य के लिए बल प्रदान करेगी और बालक आगे चल के विभिन्न क्षमताओं से अपने आप को मजबूत बना पाएगा। अब यहां पर दूसरा पहलू क्या, दूसरा पहलू हीन भावना का है, हीन भावना का है, इंफीरियोरिटी का है। अगर शिक्षक, परिवार, मित्र, सामाजिक दायरा
जहां बालक नए नए काम कर रहा है, इस दौरान उससे जो गलतियां होती हैं, इस दौरान जो उसके कार्यों में असफलता मिलती है, इस असफलता को अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं, बालक की असफलताओं को नकारात्मक तरीके से प्रदर्शित करते हैं और उसको एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं, उसका मजाक बनाते हैं या उसके कार्यों को मानते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर बालक में नेगेटिव चीज बनने लगती है, जिसको एरिक्सन ने कहा है हीन भावना, इन्फीरियोरिटी। तो यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है बालकों को लेकर स्पेशली कि इन्फ्योरिटी का शिकार बालक ना हो, हीन भावना बालक में ना बने। कब नहीं बनेगी? जब बालक के द्वारा किए गए किसी भी नए कार्य को हम स्वीकार करें, चाहे वहां उससे गलती हुई हो, चाहे उसको असफलता मिली हो, चाहे वो जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो, तो भी उसको स्वीकार करें, उसको असफलता प्रतीत नहीं होने दें। अगर असफलता उसमें प्रतीत होने लगी, उसको ऐसा महसूस होने लगा, तो फिर गलत हो जाएगा। शिक्षक होने के नाते जब बालक पहली बार स्कूल में आपके पास आ रहा है, आप उसको हाथ पकड़ के लिखना सिखा रहे हैं, उसके हैंडराइटिंग पे काम कर रहे हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन को ठीक कर रहे हैं, प्रार्थना सभा में कैसे खड़े होना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, दैनिक गतिविधियों को सिखा रहे हैं। बालक लगातार सीख रहा है, लगातार सीख रहा है, नई नई चीजें कर रहा है। इस समय बालक में इतनी सारी चीजें बन रही हैं जो अगर हम प्रौढ़ों से तुलना करें तो हम उसका 10% भी नया नहीं बना रहे हैं। हमसे 90% ज्यादा चीजें बालक इस अवस्था में बनाता है अपने में। बहुत तेजी के साथ बालक नई चीजें सीखता है, यहां पर नई चीजें धारण करता है। जब इतनी तेजी के साथ बालक सीख रहा है तो डेफिनेटली हर चीज, हर काम, हर गतिविधि में सफलता मिलना जरूरी नहीं है। तो शिक्षक होने के नाते हम स्कूल्स में क्या एटमॉस्फेयर देंगे बच्चे को कि बच्चे की किसी भी असफलता को हम उसके सामने प्रकट नहीं करेंगे। बच्चे ने कोई छोटी मोटी गलती कर भी दी है तो हम उसको सकारात्मक तरीके से, उसको सुधारात्मक तरीके से ठीक करने की कोशिश करेंगे, ना कि ऐसा व्यवहार बालक को देंगे जिससे बालक में अपराध बोध बन जाए या फिर बालक में हीन भावना या इन्फीरियोरिटी बन जाए। अक्सर स्कूल में छोटे बच्चों के साथ अनुशासन बनाने के लिए हम भय का सहारा लेते हैं, डर बच्चों में बनाते हैं, डराते हैं उनको अनुशासन में रखने के लिए, कुछ भी नया करने के लिए रोकते हैं। अगर कुछ नया करने के लिए रोका जा रहा है, उनको बात करने के लिए रोका जा रहा है, खेलने के लिए रोका जा रहा है, अनुशासन के नाम पे उनको भय दिखाया जा रहा है, तो मुझे बताओ कहां से इंडस्ट्री डेवलप होगी बालक में, कहां से उद्यमिता डेवलप होगी, कहां से परिश्रम बालक में विकसित होगा। अगर ये विकसित ही नहीं हो पाएगा तो कॉम्पिटेंसी कैसे आएगी, क्षमताएं कैसे बनेगी बालक में, और क्षमताएं नहीं बनेगी तो आप चाहते हैं आगे चल के हमारा बालक मेरिट में आए, बहुत अच्छे अंक लेकर आए, जो हम आगे सिखाना चाहते हैं ऊपर के स्तरों पर वो सब सीख जाए, कैसे सीखेगा भाई। इसलिए याद रखिए कि बालक जब आपके पास 6 से 12 वर्ष का है तो वो नई चीजें करेगा, हर चीज में वो सफलता चाहता है, तो आप उसकी सफलता को सपोर्ट करें। कुछ कमियां भी हैं तो उसको ठीक तरीके से पॉजिटिव करने की कोशिश करें। देखिए एक डायग्राम यहां आप देख पा रहे हैं, यहां पर बालक क्या कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, बुक इनके पास में है, 3-4 बच्चे कर रहे हैं। देखो बच्चे बहुत ज्यादा किताबों को फाड़ते हैं, किताबों पर निशान बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहुत चीजें करते हैं बच्चे। तो एक चीज याद रखो, एक एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी में, आजकल नहीं पता मुझे आता है लेकिन पहले आता था, रोको मत, टोको मत, करने दो इन्हें करने दो। इन्हें रोकने की आवश्यकता नहीं है, टोकने की आवश्यकता नहीं है, जो कर रहे हैं इनको करने दो। वैसे भी देखो याद रखो, स्कूल में शिक्षक के रूप मैंने कई बार कहा है, हम शिक्षक होकर बच्चे को सिखाते नहीं हैं, हम केवल एटमॉस्फेयर देते हैं बच्चे को। उस एटमॉस्फेयर में बच्चा अपनी जन्मजात क्षमताओं को विकसित करता है, बस हमारा काम इतना होता है केवल। तो जब वो अपने आप सीख रहा है, उसकी जन्मजात प्रवृत्तियों से, उसके इन्नेट पावर से नई नई चीजें कर रहा है, तो क्यों रोका जाता है उसको। अनुशासन के नाम पे रोका जाना ठीक नहीं है, गलतियों के भय से रोका जाना ठीक नहीं है, असफलताओं के डर से उसको नए काम करने से रोका जाना ठीक नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, एरिक्सन कह रहा है, क्योंकि ऐसा होने से क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्च्यू डेवलप हो जाएगा जो लाइफ टाइम उसको परेशान करेगा। देखो यहां पर बच्चे कुछ कर रहे हैं, अगर बच्चे को डांट दिया गया, मना कर दिया गया, तो बच्चा इस तरह चुपचाप अकेला खड़ा हो जाता है, परेशान हो जाता है मानसिक रूप से, उसमें इन्फीरियोरिटी का भाव बनने लगता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि जो बच्चे आपके पास हैं, आप उसमें इन्फीरियोरिटी डेवलप करते हो या फिर इंडस्ट्री डेवलप करते हो। दोनों में से एक चीज डेवलप होनी है, ऐसा बालक की प्रकृति में है, ऐसा बालक के नेचर में है।
तो एक सफल शिक्षक होने के नाते हमें क्या डेवलप करना चाहिए, उसमें इंडस्ट्री डेवलप करनी चाहिए। ऐसा होने से क्या होगा, बालक में कॉम्पिटिशन बनेगी। आगे चलते हैं अगली अवस्था की ओर। दोस्तों एरिक्सन कहते हैं कि जब बालक थोड़ा और बड़ा होता है, 12 साल का हो जाता है, तो 12 से लेकर 18 वर्ष का, इसको किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था, एडोलसेंस, टीन एजर भी यहां पर ये हैं दोस्तों, और एडोलसेंस भी यहां पर है। देखो टीन एजर को लेकर, एडोलसेंस को लेकर मैंने पीछे आपसे कहा था जब हम बाल विकास की अवस्थाओं को पढ़ रहे थे कि जो एडोलसेंस होते हैं, टीन एजर्स होते हैं, उनमें बहुत तेजी के साथ शारीरिक बदलाव आते हैं, बहुत तेजी के साथ संवेगात्मक बदलाव आते हैं, बहुत तेजी के साथ वह सामाजिक चीजों को स्वीकार करता है, लेकिन बड़ा संघर्ष भी यहां पर होता है। सबसे ज्यादा संघर्ष की अवस्था, दुख की अवस्था, अशांति की अवस्था यही होती है। क्यों होती है? क्योंकि बालक में यहां पीढ़ियों में गैप होने के कारण वैचारिक मतभेद होते हैं। किशोर सर्वाधिक अपने विचारों को, अपने कार्यों को सामाजिक रूप से स्वीकृति चाहता है, लेकिन समाज ऐसा नहीं करता, परिवार ऐसा नहीं करता, स्कूल ऐसा नहीं करता। जो अथॉरिटीज बनी हुई है सोसाइटी में, स्कूल अथॉरिटी, फैमिली अथॉरिटी, सोसाइटी अपने आप में एक बड़ी अथॉरिटी है, ये किशोर की भावनाओं को कई बार नहीं समझते हैं। इसके चलते बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बालक में। बालक यहां पर अपने आप की पहचान चाहता है, किशोर अपनी आइडेंटिटी चाहता है। किस रूप में आइडेंटिटी चाहता है कि मैं ये हूं या फिर ये हूं या फिर ये हूं। अपनी आइडेंटिटी चाहता है, अपनी पहचान को खोजता रहता है। जब पहचान को खोजता रहता है तो अपने आप को अलग अलग फ्रेम में डिजाइन करके देखता है कि मैं अगर ये बनता हूं तो मैं ऐसे होऊंगा, मैं ये बनता हूं तो मैं ऐसे होऊंगा, मैं ऐसे दिखता हूं तो मैं इस तरीके से होऊंगा। पीछे हमने वीर पूजा पढ़ा था, आपको याद होगा, जहां पर किशोर किसी आइडल के साथ, आदर्श के साथ अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, वैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो यहां सामाजिक रूप से एक किशोर आइडेंटिटी चाहता है, अपनी पहचान चाहता है। इसीलिए एरिक्सन ने इसे कहा तादात्मीकरण, अहम या फिर आइडेंटिटी, पहचान। आइडेंटिटी चाहता है, पहचान चाहता है। अगर उसकी पहचान नहीं बन पाती है, वह उसकी पहचान बनाने में असफल हो जाता है, तो फिर बालक में क्या बन जाता है, भ्रांति बन जाती है, द्वंद्व हो जाता है भूमिकाओं को लेकर, डिफ्यूजन हो जाता है। क्या कि मैं ऐसा बनूंगा तो क्या होगा, ऐसा बनूंगा तो क्या होगा, ऐसा बनूंगा तो क्या होगा। भ्रांति बनती रहती है, डिफ्यूजन चलता रहता है। किसको लेकर? पहचान को लेकर, आइडेंटिटी को लेकर। यहां पर किशोर क्या करता है, अपनी पहचान के साथ अपनी भूमिका को भी खोजता है कि मेरी ये भूमिका होगी तो मैं कैसा होऊंगा। इसके अतिरिक्त वो तादात्मीकरण भी करता है, एडजस्ट करता है समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, अपने रोल को लेकर वह तादात्मीकरण करता रहता है। तो जब ये रोल समाज के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है या फिर बालक के मस्तिष्क में यह रोल ठीक बन जाता है, तो आगे चल के बालक उसी क्षेत्र में विकसित हो जाता है, उसी क्षेत्र में चला जाता है, उसका भावी जीवन सफल और उस एक निश्चित क्षेत्र में चला जाता है। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो बालक में बहुत सारे द्वंद्व आ जाते हैं, बहुत सारी भ्रांतियां बन जाती हैं, बहुत सारे डिफ्यूजन्स बालक में बन जाते हैं, किशोर में बन जाते हैं। आगे चलते हैं। यहां पर देखो, पीछे हमने देखा था कि सबसे पहले जब बालक बहुत छोटा था तो माँ के साथ सामाजिक परिवेश बना रहा था, थोड़ा बड़ा हुआ तो पेरेंट्स के साथ थोड़ा और बड़ा हुआ तो वहां पर वो परिवार के साथ थोड़ा और बड़ा हुआ, तो अड़ोस पड़ोस और विद्यालय के साथ अब थोड़ा और बड़ा हो गया है, किशोर हो गया है। तो यह साथियों के साथ, पीयर्स के साथ अपने संबंध बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, पीयर का मतलब होता है हम उम्र जो एक जैसे होते हैं। जैसे एक शब्द है लंगोटिया यार हम बोलते हैं, तो इसका मतलब जो एक उम्र के हैं, एक साथ एक जैसे हैं, उनको बोलते हैं पीयर ग्रुप। तो यहां पर किशोर जो है वो अपने पीयर्स को अपनी सोसाइटी मानता है, अपने समाज में जहां वो ज्यादा अधिकांश व्यवहार करता है, उसके इंटरेक्शन होते हैं वो अपने पीयर्स के साथ में होते हैं, हम उम्र दोस्तों के साथ में होते हैं। इसके अलावा उसका एक रोल मॉडल भी होता है, आदर्श जिसको मानता है। मैंने कहा था आपको वीर पूजा की प्रवृत्ति यहां पर पाई जाती है। तो एक आदर्श जिसको जैसा वो बनना चाहता है, जिस तरह की आइडेंटिटी वह चाहता है फ्यूचर में, उसके साथ सामाजिक इंटरेक्शन करता है। दूसरा, अपने हम उम्र के पीयर्स के साथ में सामाजिक इंटरेक्शंस करता है। तो यहां पर बालक का सामाजिक दायरा किससे बन रहा है? अपने हम उम्र के दोस्तों के साथ, पीयर्स के साथ, या फिर अपने किसी रोल मॉडल के साथ, आदर्श के साथ। इस तरह से बालक सामाजिक परिवेश के साथ डेवलप होता है। अब यहां पर देखो क्या होता है, एक बार देखते हैं विशेषताओं को।
समाज में अपनी पहचान बनाना चाहता है और भूमिका को सही समझ न होने पर उसमें असमंजस की स्थिति बन जाती है, डिफ्यूजन या भ्रांति बन जाती है। जीवन की जटिलता की भावना बालक को समझ में आने लगती है। पीछे हमने पढ़ा था, आपको याद होगा जब किशोर पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था बालक यहां अपने भविष्य को लेकर चिंतित होने लगता है। जीवन की जटिलताएं किशोर को समझ में आने लगती हैं कि मुझे किसी एक रोजगार में जाना है, मुझे कोई काम करना है, कल को मेरा परिवार भी होगा, मेरा भविष्य होगा। इन सारी चीजों को लेकर किशोर समझने लगता है। सामाजिक जटिलताओं को लेकर, संबंधों को लेकर बालक किशोर समझने लगता है। यहां पर सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ बालक में, किशोर में डेवलप हो जाती है। इसके अतिरिक्त संवेदी, सेंसरी, तार्किकता और सौंदर्य संबंधी धारणा का विलय होने लगता है। देखो कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। संवेदी पेशी अवस्था, पीछे जीन पियाजे हमने पढ़ा था, वहां पर आपने देखा होगा कि सेंसेस के द्वारा जो चीजें होती हैं, सेंसेस का बड़ा रोल होता है चीजों को बनने में, हमारे मस्तिष्क में और संपूर्ण व्यक्तित्व में। तो सेंसेस से संबंधित जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉजिक रीजनिंग से संबंधित जो चीजें हैं सारी की सारी, उसके अलावा ब्यूटी या सौंदर्य से संबंधित चीजें हैं, इन सब में एक इंटीग्रेशन आने लगता है। ये सब साथ में होने लगती हैं। क्या क्या? बालक अपने सौंदर्य के साथ, अपने व्यक्तित्व के साथ, अपनी भूमिका के साथ, अपनी पहचान के साथ अपने सेंसेस को शामिल करने लगता है, लॉजिक्स को लगाने लगता है, और इन सब के साथ समग्र रूप से अपनी पहचान बनाने के द्वंद में वह लगातार लगा रहता है, भूमिका के द्वंद में लगातार लगा रहता है किशोर यहां पर। इसके अतिरिक्त यहां पर सामाजिक रिश्ते, सोशल रिलेशंस बालक समझने लगता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सामाजिक रिलेशन। एक बड़ा डिफरेंस है मानव में और दूसरे जीवों में। दूसरे प्राणियों का भी समाज होता है, मानव का भी समाज होता है। हर एक प्राणी, हर एक जीव अपने समाज में रहने की कोशिश करता है और वो कोशिश करके क्लस्टर बना ही लेता है, छोटा मोटा समाज बना ही लेता है। लेकिन संबंधों का जो ताना बाना, रिलेशंस का जो ताना बाना जितना उच्च स्तरीय हम मनुष्यों के समाज में हैं, मानव ह्यूमन सोसाइटी में हैं, उतना दूसरे प्राणियों की सोसाइटी में नहीं होता। आप थोड़ा सोच के देखो, एक परिवार में, मैंने पीछे भी आपको एग्जांपल दिया था, एक स्कूल में जब आप एक शिक्षक के रूप में हैं, यहां पर आप एक शिक्षक के रूप में हैं, आपकी क्लास में एक लड़का भी है, एक लड़की भी है, आपके स्टाफ में दूसरे टीचर्स भी हैं, आपका हेडमास्टर भी है, दूसरा स्कूल का दूसरा स्टाफ अगर बड़ा स्कूल है तो वो भी यहां पर है। इन सबके बीच एक बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग होती है रिलेशंस की। आपका आपके स्टूडेंट्स के प्रति एक रिलेशन है, बॉयज़ के प्रति, गर्ल्स के प्रति, आपके कलीग्स के प्रति, आपके सीनियर के प्रति, जूनियर के प्रति एक बहुत ज़बरदस्त बॉन्ड होता है रिलेशंस का। और ये रिलेशंस का बॉन्ड है जिसके चलते ही हम सामाजिक रूप से एक सुरक्षित जीवन जी सकते हैं स्कूल कैंपस में। यही बात परिवार में लागू होती है, यही बात रिश्तों में लागू होती है, अन्य कई सगे संबंधियों में लागू होती है। तो रिलेशंस के जो बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड दिखते नहीं है, कच्चे धागे हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट में, हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में हैं। और उन रिश्तों के बॉन्ड से, उन कॉन्सेप्ट से हमारे विचार बनते हैं, उन कॉन्सेप्ट से ही हमारी गतिविधियां बनती हैं, हमारा व्यवहार तय होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंस है सोशल रिलेशंस का हमारे व्यवहार के साथ, हमारी सोच के साथ, हमारी थॉट प्रोसेस के साथ। ये जो रिलेशंस के बॉन्ड होते हैं, ये जो इनके नाजुक संबंध होते हैं रिश्तों के, ये किशोर में बनने शुरू हो जाते हैं। और ये सब कहां से बन रहे हैं? सोसाइटी से बन रहे हैं, समाज से बन रहे हैं। अगर बालक किसी ऐसे परिवेश में रहता है जहां सामाजिक संबंध बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं, वहां पर शारीरिक आवश्यकताओं को महत्व दिया जाता है, तो बालक में ऐसे ही गुण विकसित हो जाते हैं, आगे चल के वह इसी तरह का बन जाता है। जैसे आज हम भारत में कहते हैं ना कि मॉडर्न कल्चर आ रहा है, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, पाश्चात्य संस्कृति हमें दूषित कर रही है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, मुझे नहीं पता दूषित कर रही कि नहीं कर रही है, लेकिन एक समाज में ऐसी धारणा है। दूषित का मतलब होता है जो चीज जिस रूप में पहले है, जब उसका रूप बदलने लगता है, जो अस्वीकार्य इसमें चीजें आने लगती हैं, तो वह दूषित कहलाती है। हमारे यहाँ पर सामाजिक रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है भारत में, इंडिया में। लेकिन हम अगर वेस्टर्न कल्चर की बात करें, यूरोपीय देशों की बात करें या आधुनिक देशों की बात करें, तो वहां पर सामाजिक रिश्तों को थोड़ा सा कम महत्व दिया जाता है। वहां शारीरिक आवश्यकताओं को महत्व दिया जाता है, विलासिताओं को महत्व दिया जाता है, वहां भौतिकतावादी विचार होते हैं, भौतिकतावादी सामाजिक संबंध और रिलेशन होते हैं। अब जब वो चीज यहां आ रही है तो हम कहते हैं साहब हमारी संस्कृति को ये दुष्प्रभाव
बन रहे हैं या ये प्रभावित हो रही हैं गलत तरीके से। अब गलत है कि सही है मुझे नहीं पता, मैं यहाँ किसी बहस में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सामाजिक रिलेशंस जो हैं ये बालक को समाज से मिलते हैं। अगर हम भारत में एक बच्चे को डेवलप कर रहे हैं तो यहाँ के सामाजिक रिलेशन बनेंगे, और यही बच्चा यूरोप में हो रहा है तो वहाँ के सामाजिक रिलेशंस बनेंगे। ये उम्र है जहाँ सामाजिक रिश्ते बच्चों में बनते हैं। इसीलिए कॉलेज एजुकेशन में एडोलसेंस के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता होती है। अब जब ये सारी चीज़ें किशोरों में ठीक से हो रही हैं, हम स्कूल में टीचर्स होने के नाते, परिवार में बड़े बहन भाई होने के नाते या फिर पेरेंट्स होने के नाते किशोरों को ठीक से ट्रीट कर रहे हैं, उनको उनकी पहचान को आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहे हैं, उनमें जो द्वंद्व चल रहा है उनके रोल को लेकर हम इसको क्लियर करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं, उसमें जो आत्मसंप्रत्यय बन रहे हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं, उसमें हम मदद कर रहे हैं, तो ये हम सोसाइटी के द्वारा जो किशोरों को सपोर्ट मिल रहा है उससे उसमें एक साइको सोशल स्ट्रेंथ बनेगी, एक वर्च्यू बनेगा, जिसे यहाँ नाम दिया है कर्तव्य परायणता, फेडिलिटी। एरिक्सन कहते हैं कि यहाँ फेडिलिटी का डेवलपमेंट होता है। अगर ठीक से कर्तव्य परायणता विकसित होगी किशोर में, फेडिलिटी डेवलप हो गई, तो यही किशोर आगे चल के सामाजिक मान्यताओं को स्वीकार करेगा, सामाजिक संबंधों को स्वीकार करेगा, एक आदर्श सामाजिक जीवन पूरे जीवन भर जिएगा और समाज को आदर्श स्वरूप में विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। लेकिन कब? जब किशोरावस्था में, जब द्वंद्व चल रहा है किशोर में, किस में अपनी आइडेंटिटी और डिफ्यूजन, तादात्मीकरण में और भ्रांति में, अहम और भूमिका में द्वंद्व चल रहा है, तो इस बीच हम किसको सपोर्ट करें? बालक की आइडेंटिटी को पहचानने में सपोर्ट करें, उसकी मदद करें, उसके डिफ्यूजन को दूर करें। क्यों? क्योंकि हम थोड़े बड़े हैं, हमें पता है ये चीज़ें इसमें आज हैं, कल ये चीज़ें नहीं होंगी। हमने पीछे अवस्थाओं को पढ़ा, हमने देखा हर अवस्था में जो चीज़ें हैं अगली अवस्था में वो नहीं रहती हैं, नई चीज़ें आ जाती हैं। फिर और बड़ा होता है तो पहले की चीज़ें नहीं रहती, फिर नई चीज़ें आ जाती हैं। तो ये खाली किशोरावस्था तक है। जब ये बालक 19 साल से आगे जाएगा तो फिर ये भ्रांति स्वतः समाप्त हो जाएगी, जो रोल को लेकर इसमें डिफ्यूजन है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर समाज का रोल, जिसमें मुख्य कौन है? उसका पीयर है, रोल मॉडल्स हैं, और टीचर्स और परिवार तो यहाँ पर होता ही होता है। यहाँ पर किशोर क्वेश्चन करता है अपने आप से, मैं कौन हूं, मैं कौन हो सकता हूं? पहला तो मैं भी कौन हूं इस समय, और मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं क्या बनूंगा? हु एम आई, हु कैन आई बी? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कुछ पिक्चर भी देख पा रहे हैं, देखिए यहां पर ये आइडेंटिटी चाहती है, एक लड़की की फोटो आप देख पा रहे हैं, ये चाहती है मैं इस तरह की बनूं। अब उसको लेके इसमें डिफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? कि मुझे इस तरह का बनने के लिए ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा या अलग व्यवहार करना पड़ेगा, मेरी ऐसी लुकिंग चाहिए कि इस तरह की नहीं लुकिंग चाहिए। तो यहां पर कंफ्यूजन बन रहा है। एक और पिक्चर आप देख रहे हैं, हु एम आई। यहां पर क्या है? किशोर बैठा हुआ है, इसके माइंड में चल रहा है कि मैं, एक इमेज दिख रही है कि मैं ये बनूं, ये बनूं, ये बनूं या फिर ये बनूं। अपने रोल्स को लेकर ये विचार कर रहा है। तो किशोरों में सामाजिक विकास के दौरान एरिक्सन कहते हैं कि अपने रोल को लेकर, अपनी पहचान को लेकर, अपनी भूमिका को लेकर लगातार द्वंद्व चलता रहता है। इस द्वंद्व को ठीक से हमने अनुकूलित कर लिया, पॉजिटिव पहलू को हमने स्ट्रेंथ दे दी, तो बालक में कौन सा गुण विकसित होगा? कर्तव्य परायणता विकसित होगी, फेडिलिटी बालक में बनेगी, और यही बालक आगे चल के समाज के लिए एक ठीक से सही नागरिक के रूप में अपना रोल प्ले कर पाएगा। आगे चलते हैं अगली अवस्था की ओर, जो हमारी एरिक्सन की छठी अवस्था है। दोस्तों यहाँ पर 18 साल से आगे आ गया है हमारा किशोर, 18 से लेकर 35 वर्ष तक, जिसे हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं, वयस्क अवस्था कहते हैं। प्रौढ़ को, वयस्क को हमने दो भागों में बांटा है, प्रारंभिक वयस्क और फिर आगे वाला। तो प्रारंभिक वयस्क, यंग एडल्ट कहते हैं इसको। यंग एडल्ट जो है इस अवस्था में 18 से लेके 35 वर्ष का। जब 18 से लेके 35 वर्ष में आते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए लगभग सामाजिक विकास काफी हद तक बालक में हो चुका है। सामाजिक जो संकल्पनाएं हैं, सामाजिक रिलेशंस हैं, सोसाइटी के प्रिंसिपल्स हैं, नियम हैं, खुद की ड्यूटीज हैं, खुद की भूमिका है, ये सारी की सारी चीजें लगभग बालक में विकसित हो चुकी हैं। अब इससे आगे का उच्च स्तर आता है, जहां पर प्रौढ़ या वयस्क स्वयं अपनी चीजों को डेवलप करता है,
अब यहाँ पर पेरेंट्स का ज़्यादा बड़ा रोल नहीं रहता है, माता पिता का ज़्यादा बड़ा रोल नहीं रहता है, स्कूल के टीचर्स का ज़्यादा अधिक रोल नहीं रहता, होता है लेकिन ज़्यादा रोल नहीं रहता। पहले तो मैंने सारी की सारी चीज़ें उनके साथ समझाने की कोशिश की जिसके साथ उसके सामाजिक व्यवहार बन रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर खुद के साथ ज़्यादा व्यवहार बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि अब हमारा वयस्क जो हमारा एडल्ट है वो प्रौढ़ हो चुका है, सब चीज़ों में उसको परिपक्वता आ चुकी है, वो खुद अपने व्यवहार को तय कर सकता है, सही और गलत के बीच निर्णय कर सकता है। तो फिर इस अवस्था में किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, किस तरह का संघर्ष होता है, किस तरह के द्वंद्व चलते हैं, देखते हैं। कहते हैं हमारे एरिक्सन कि यहां पर घनिष्ठता बनाम एकांकीपन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, दो चीजों के बीच संघर्ष चलता है। किस किस के बीच? घनिष्ठता के बीच और एकांकीकरण या अलगाव के बीच। इंटीमेसी भी कहते हैं इसको, आइसोलेशन के बीच, दोनों के बीच। देखो यहां पर क्या होता है, 18 साल से ज्यादा हो गया तो समाज में रहते रहते, क्योंकि अभी अडल्ट हो गया है, लैंगिक अंग इसमें विकसित हो गए हैं, अब इसमें अफेयर होने शुरू हो जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना शुरू हो जाता है, और कुछ दिनों बाद इसका वैवाहिक जीवन भी शुरू हो जाता है, मैरिकल लाइफ शुरू हो जाती है, लोग रिलेशंस में रहने लगते हैं। तो अब इस तरह का इसका जीवन बन गया है सामाजिक परिवेश में, जैसा अब तक नहीं था। इन सारी चीजों में वयस्क में जब वह एक कपल के रूप में आ रहा है तो दूसरों के प्रति प्रेम, स्नेह और अटैचमेंट की भावना बनती है, लगाव की भावना बनती है, दूसरों के साथ इंटीमेसी बनती है। मेल फीमेल के साथ यहां ज्यादा चीजें काम करती हैं। एक फीमेल की इंटीमेसी होती है मेल के साथ और मेल की इंटीमेसी होती है फीमेल के साथ, क्योंकि अब ये मेरिकल लाइफ में है या फिर फ्रेंडशिप में है या फिर रिलेशनशिप में है। यहां पर अगर वयस्क एडल्ट जो इस उम्र का है वो अपने आप को सोचता है, समझता है कि जो मुझ में इंटीमेसी बन रही है, अगर इस इंटीमेसी को बनाए रखने में वह सफल हो जाता है, लगाव को, प्यार को, स्नेह को, प्रेम को, इंटीमेसी को बनाए रख पाता है, तो उसमें जो गुण विकसित होता है वह गुण विकसित होता है इंटीमेसी का, लगाव का। अगर यह नहीं हो पाता है तो उसमें अलगाव या सेपरेशन होना शुरू हो जाता है। आप सिंपल भी इसको समझ सकते हैं। जब बॉयफ्रेंड की लड़ाई होगी गर्लफ्रेंड से तो तू अलग मैं अलग, तो जब नहीं थी लड़ाई तो क्या था? घनिष्ठता थी। अब जब लड़ाई हो गई तो क्या आ गया? एकांकीपन आ गया। मेरिकल लाइफ में तो रोजाना बर्तन बजते हैं, कोई नई बात नहीं है, अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। जब लड़ाई हो जाती है तो एकांकीपन हो गया, और जब लड़ाई नहीं है तो घनिष्ठता रहती है। दोनों चीज यहां चलती रहती हैं हमारे वयस्क में। देखते हैं आगे। समाज में रहते हुए अपने परिजनों से घनिष्ठता को प्रदर्शित करता है और रुकावट आने पर पृथकता की भावना का विकास करता है। देखो, जब शुरुआत है बालक की, 18 साल का है, 18, 19, 20 की, जब तक मेडिकल लाइफ में नहीं आता है, एडल्ट पूरी तरह से नहीं हो पाता है, तब तक ये सारे के सारे रिलेशन कौन तय करते हैं? परिवार के लोग तय करते हैं, माता पिता तय करते हैं। तो घनिष्ठता किसके साथ? माता पिता के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, बहन भाइयों के साथ, आगे चल के फिर यही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वाइफ के साथ। अगर ये सब ठीक चलता रहता है तो घनिष्ठता बनी रहती है, और जब इसमें कोई विवाद हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो क्या हो जाता है? रुकावट आने लगती है, और रुकावट आने पर पृथकता की भावना, सेपरेशन की भावना बनने लगती है। इसमें यहां पर रिश्तों की जटिलता भी हमारा वयस्क समझने लगता है। सेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप यहां पर आ जाती है। कोमलता और स्वतंत्र रूप से प्यार करने की भावना यहां पर आ जाती है। कोमलता और स्वतंत्र से प्यार करने की भावना आ जाती है। वैल्यूज ऑफ टेंडरनेस एंड लविंग फ्रीली। देखो, टेंडरनेस की वैल्यूज का मतलब होता है कि एक मेल के रूप में मेरी क्या भूमिका है, फीमेल के रूप में मेरी क्या भूमिका है, मेरा जो साथी है, मेरा जो फ्रेंड है, मेरा रिलेशनशिप में जो है मेरे साथ, उसके प्रति मेरी भूमिका क्या है। इन चीजों की समझ उसमें आ जाती है। इन सबको वह जानने लगता है। अपनी डिमांड्स भी समझने लगता है कि मेरा जो साथी है उससे मेरी क्या डिमांड्स है, मेरी क्या आवश्यकताएं हैं, तथा ये भी जानने लगता है कि मेरे उसके प्रति क्या ड्यूटीज हैं, मैं उसके प्रति क्या चीजें करूं जिससे हमारा रिलेशन बना रहे, हमारा प्यार और स्नेह बना रहे। इसके अतिरिक्त वह फ्री लव चाहता है, क्योंकि बड़ा हो गया है, रिश्तों में
रोमांच यहाँ आने लगता है, रोमांटिक रिलेशंस यहाँ होते हैं, फिजिकल रिलेशंस यहाँ बनने शुरू हो जाते हैं, सेक्सुअलिटी की ओर किशोर या एडल्ट या वयस्क हमारा आगे जाने लगता है। और यहाँ पर जो सोसाइटी होती है, समाज होता है, जिसके बीच सबसे ज़्यादा सामाजिक इंटरेक्शंस होते हैं, वो होता है हमारा दोस्त व पार्टनर से संबंध। फ्रेंड्स कौन से? ऐसे फ्रेंड्स जो हम उम्र हैं, उसी उम्र में है, इसी तरह के सामाजिक परिवेश में है। उसके अलावा पार्टनर्स में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, रिलेशन में रहने वाले हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो इन सबके साथ ज़्यादा सामाजिक रिलेशंस होते हैं, इन सबसे चीज़ें बनती हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, मुझे लगता है अधिकांश आप इसी अवस्था में होंगे, 18 से 35 साल में होंगे। यहाँ पर ये सारे के सारे परिवर्तन, ये सारे के सारे बदलाव आप में होना स्वाभाविक है, इसको हम नहीं रोक सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकते हैं? क्योंकि बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, इमोशनल चेंजेस हैं, सेक्सुअल चेंजेस हैं, हमारे हार्मोन्स यहाँ पर बहुत पूर्णता की ओर होते हैं, सारे के सारे पार्ट्स हमारे डेवलप हो चुके होते हैं। तो ये सब चीज़ें होना स्वाभाविक है। अब इन सब चीज़ों के साथ हमें ध्यान रखना है कि मुझ में दो तरह के भाव बनेंगे। पहला भाव क्या बनेगा? मेरे फ्रेंड के साथ बहुत अच्छी मेरी ट्यूनिंग हो, बहुत अच्छे रिलेशंस हों और मुझे भी उतना ही लव उससे मिले जितना मैं उसको दे रहा हूं। पहला विचार ये बनेगा। दूसरा विचार, जब भी इस विचार में कहीं भी कोई कमी होती है, आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाता है, आपकी डिमांड्स को नहीं समझ पाता है, और जब आपकी डिमांड्स पूरी नहीं हो पाती हैं या आपकी फीलिंग्स जैसा आप चाहते हैं उससे ऐसी सेटिस्फेक्शन आपको नहीं आ पाती है, या ऐसा व्यवहार जो उससे चाहते हैं ऐसा आपको नहीं मिल पाता है, तो तुरंत आपके मन में दूसरा विचार भी आता है, क्या कुट्टी हो जाओ, अलग हो जाओ, आइसोलेशन ये भी आप में आता है। अब आपको चुनना है भाई कि आप आइसोलेशन को चुनते हैं या इंटीमेसी को चुनते हैं, घनिष्ठता को चुनते हैं या अलगाव को चुनते हैं। अगर अलगाव को चुना तो आगे चल के कई सारे संकट आने वाले हैं, अवसाद की ओर आप जाने वाले हैं, डिप्रेशन की ओर जाने वाले हैं, परेशान रहने वाले हैं और पूरा जीवन इससे प्रभावित होने वाला है। क्योंकि यहां आप में लव बनता है, अफेक्शंस बनते हैं। अगर इस उम्र में लव अफेक्शन नहीं बन पाए हमारे मस्तिष्क में, हमारे साइको सोशल कंपोनेंट में, तो भाई आगे का पूरा जीवन प्रभावित होने वाला है। तो याद रखो, जब भी आइसोलेशन, एकांकीपन, एकांतता, एकांकीकरण के विचार मन में आए तो मेरी बात को याद रखना कि यह आना स्वाभाविक है, आएंगे, लेकिन इससे नुकसान ही होने वाला है। लड़ाई करके लंबे समय अलग रहने से नुकसान ही होने वाला है, कट्टी होने से नुकसान ही होने वाला है। इसलिए मेरी तो सलाह है भाई कि अब्बा हो जाओ, दोस्ती कर लो, छोटी मोटी बात को इग्नोर कर दो। गलती सबसे होती है, पहली बात। दूसरी बात, हम भी क्या सामने वाले के एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पा रहे हैं? क्या हम भी इस तरह का व्यवहार उसको दे पा रहे हैं जैसा वो चाहता है? क्या हम भी उसकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं? अपने आप का एनालिसिस करो। अगर आपने अपने आप का एनालिसिस कर दिया तो आपको लगेगा नहीं, मैं भी कई चीजें हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं भी सामने वाले की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा हूं, उसके एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पा रहा हूं, मेरा भी व्यवहार कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है जो उसको पसंद नहीं होता है। बस अगर ये एनालिसिस कर दिया तो मुझे लगता है आपके जीवन से आइसोलेशन समाप्त हो जाएगा, एकांकीपन रहेगा ही नहीं। और एकांकीपन नहीं रहा तो इंटीमेसी बनेगी दोस्त, और ये इंटीमेसी बनेगी तो घनिष्ठता बनेगी, लगाव बनेगा, और उससे जो आप में साइको सोशल वर्च्यू डेवलप होगा, स्ट्रेंथ होगी, वो होगा लव, जो दुनिया की सबसे पावरफुल चीज होती है। लव, प्रेम दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देती है। जो व्यक्ति जितना लविंग होता है, जिसमें जितना लव की स्ट्रेंथ होती है, उतना ही वह अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पूरी दुनिया जहां जहां वो जाता है, जिन जिन से व्यवहार करता है, उन सब में बहुत ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है। क्योंकि गिव एंड टेक का प्रिंसिपल काम करता है। यहां पर हम किसी को लव देंगे तो लव मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो याद रखिए, जब भी आप में आइसोलेशन के विचार आए, एकांकीपन के विचार आए, लड़ाई हो जाए, कोई बात हो जाए, कोई मुद्दा हो जाए, गर्लफ्रेंड रूठ जाए या बॉयफ्रेंड रूठ जाए, तो मेरी बात को याद रखिएगा, इस चीज को लंबा खींचने से, इसमें अपने आप को ले जाने से हम गलत तरीके पे जाएंगे। हमारा जो लव वर्च्यू डेवलप होना है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए तुरंत वहां से निकलिए और वापस से आ जाइए घनिष्ठता, इंटीमेसी के साथ। यहां पर प्रश्न क्या होता है, क्या मैं प्यार कर सकता हूं? कैन आई लव?
यहां पर क्या है देखो, कैन आई लव का मतलब क्या मेरा व्यवहार, मेरी एबिलिटीज, मेरे विचार, मेरे थॉट्स, मेरा पर्सनालिटी इस तरह का है कि मेरे पार्टनर के साथ उसकी आवश्यकताओं की मैं पूर्ति कर पाऊं, जैसा वो चाहता है मैं वैसा हो पाऊं, खराब बन पाऊं। इस तरह के विचार, इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ खुद में चलते रहते हैं, क्योंकि ये सारा कॉन्फ्लिक्ट है कहां, हमारे खुद के साथ, हमारे बीच में चलता रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन वहां चलते रहते हैं। कुछ पिक्चर्स मैंने यहां पर लगाए हैं जो इस अवस्था में होते हैं, और भी कई सारी चीजें यहां पर हैं, आपको इस बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, बस एक ही बात याद रखिएगा, यहां पर आपका सपोर्ट अब मां नहीं करने वाली है, पेरेंट्स नहीं करने वाले हैं, परिवार नहीं करने वाला है, टीचर्स स्कूल नहीं करने वाले हैं, पीयर्स भी यहां पर आपके साथ में नहीं, आपका आदर्श भी यहां आपके साथ में नहीं है। यहां आपके साथ कौन, आपका पार्टनर है, आप खुद हैं। सबसे ज्यादा यहां पर आपके खुद के साथ संघर्ष रहता है। बस एक ही चीज याद रखिएगा कि आइसोलेशन की तरफ नहीं जाना, उस तरफ जाना हमेशा नेगेटिव है, नुकसान कोई फायदा नहीं होने वाला। हमारा विचार क्या होता है कि मैं अगर आइसोलेशन में रहूंगा, अलग हो जाऊंगा, तो सामने वाला व्यक्ति समझेगा, उसको अक्ल आएगी, उसको लगेगा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। जब आइसोलेशन में हुए हम, एकांत में उसे अलग रहे, तो वो भी हमसे एकांत में है, वो भी हमसे अलग है, वो भी आइसोलेशन में है। जब वो आइसोलेशन में है, वो एकांत में है, वो अलग है, तो उसमें भी जो ये वर्च्यू है ना, ये डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो परिणाम आगे लव बढ़ेगा नहीं, लव घटेगा। इसीलिए इस तरह की स्थिति ना बने, ऐसा एरिक्सन कहते हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ व्याख्या कर रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं अगली अवस्था की ओर, जो 7वीं अवस्था है दोस्तों, यहां 35 से लेकर 65 साल, जिसको हम मध्य वयस्क कहते हैं, मिडिल एडल्ट कहा जाता है। मिडिल एडल्टहुड की जो एज है 35 से लेकर 65 साल। अब देखो 35 साल तक आते आते लगभग छोटे मोटे जो सीन बदलते रहते हैं, वो स्थायित्व की ओर आ जाते हैं। लगभग सबकी मेरिकल लाइफ, परमानेंट लाइफ शुरू हो जाती है, मेरिकल लाइफ परमानेंस की ओर आ जाती है, और भी चीजों में स्थायित्व आ जाता है। काम धंधे जो भी करने होते हैं वो करना शुरू कर देते हैं, रोजगार जो लगना होता है वो लग चुका होता है, जो चीजें हैं सारी सेट हो चुकी होती हैं। ये उथल पुथल वाली चीजें अब नहीं होती हैं, अब जीवन जिनमें थोड़ी स्थिरता आती है, मजबूती की ओर जीवन आता है। अब यहां पर क्या होता है, अब यहां पर जो हमारा इस उम्र का व्यक्ति है, यह जेनेरेसिटी, उत्पादकता की ओर ध्यान करता है। किसकी ओर ध्यान करता है? उत्पादकता की ओर ध्यान आता है इसका, जेनेरेसिटी की ओर जाता है। और जेनेरेसिटी का मतलब होता है जननात्मकता। जननात्मकता जननात्मकता देखिए, जेनेरेसिटी, जननात्मकता का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं। जननात्मकता का मतलब होता है इस तरह का विचार कि मैं मेरे जीवन में कुछ ऐसा करूं जो मेरी अगली पीढ़ी के लिए, मेरे अगले वंशजों के लिए मददगार हो, उनके लिए कारगर हो। इस तरह के काम करने की भावना यहां पर सामाजिक रूप से व्यक्ति में बनने लगती है। वह इस तरह के काम करता है, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे सामाजिक संबंधों के रूप में हो, चाहे अन्य किसी भी रूप में हो। तो यहां पर किशोरों में, यहां पर व्यक्तियों में जननात्मकता की भावना बहुत ज्यादा रहती है, जेनेरेसिटी रहती है। यह जेनेरेसिटी लगातार उसमें काम करती हैं, जिसको और बड़े लेवल पर आने के बाद हम क्रिएटिविटी कह सकते हैं, या फिर सृजनात्मकता या उत्पादकता भी कह सकते हैं। उत्पादकता, सृजनात्मकता, जेनेरेसिटी, क्रिएटिविटी, जननात्मकता, ये सब सिमिलर वर्ड्स हैं। इनका मतलब एक ही होता है कि यहाँ पर व्यक्ति इस तरह के विचार लाता है, इस तरह से सोचता है कि मैं मेरे पीढ़ियों के लिए, मैं मेरे अगले एंसेस्टर्स के लिए कुछ करके जाऊं। अगर वह ऐसा कर लेता है, तो वह अपने आप को सफल मानता है, सेटिस्फेक्शन उसको लगता है। अगर ऐसा नहीं कर पाता है, तो फिर उसमें स्टेगनेशन आ जाता है, ठहराव आ जाता है। और ठहराव या स्टेगनेशन का रिजल्ट क्या होता है? फिर वो अपने तक ही केंद्रित होने लगता है, सिर्फ विलासिता की ओर जाने की सोचने लगता है, अपने ही बारे में सोचने लगता है। अब उसमें समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले वंशजों के लिए ज़्यादा विचार नहीं बन पाते हैं। तो जहाँ क्रिएटिविटी, जननात्मकता, उत्पादकता ठहर जाती है, रुक जाती हैं, और आगे नहीं करने की इच्छा बनने लगती है, और आगे नहीं करने की टेंडेंसी आने लगती हैं, तो उसे एरिक्सन ने कहा है ठहराव, स्टेगनेशन।
और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ठहराव स्टेग्नेशन लाइफ में नहीं आता है। वो और नया और नया और अच्छा और कुछ बेटर और कुछ ज्यादा करता रहता है, हर क्षेत्र में लगातार प्रोडक्टिविटी करता रहता है, उत्पादकता लाता रहता है, क्रिएटिविटी करता रहता है, जननात्मकता उसमें आती रहती है। देखते हैं आगे, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना और ऐसा न होने पर स्थिरता उत्पन्न होना यहां पर होता है। पीढ़ी को आगे बढ़ाने के साथ आप बायोलॉजिकल भी ले सकते हैं कि यहां पर अब शादी वादी सब हो गई हैं, अब संतानें होने लगी हैं, बच्चे होने लगे हैं, तो अगली पीढ़ी यहां पर आने लगी है। उसके अलावा बाकी चीजें मैंने आपको बताई दी है। चैरिटी जो है, दान वगैरह करने की भावना यहां पर आने लगती है। उसके अलावा दूसरों की देखभाल, केयरिंग्स, ये सब भी यहाँ पर आने लगती हैं। क्यों आने लगती हैं? क्योंकि अब खुद के बच्चे हो गए हैं, उनकी देखभाल करनी होती है। पेरेंट्स भी अब ओल्ड हो रहे हैं, उनकी देखभाल करनी होती है। तो सामाजिक गुण यहाँ इसमें दिखने लगता है। एम्पैथी, सहानुभूति भी यहाँ विकसित होने लगती है। चिंताएं भी इसमें आने लगती हैं। चिंताएं किस बात की आने लगती हैं? भविष्य को लेकर चिंताएं होने लगती हैं, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं होने लगती हैं, अपने बच्चों के कैरियर को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर, उनके नरिशमेंट को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर चिंताएं होने लगती हैं। तो ये सब भी यहाँ एक अहम हिस्सा होता है सामाजिक व्यवहार का। इसके अलावा काम, कार्य, वर्क, यहाँ कार्य करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, तो काम करने की स्थितियाँ भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। पेरेंटहुड, पेरेंट्स क्योंकि बच्चे बच्ची हो गए हैं, पितृत्व गुण भी यहाँ पर आने लगता है, उनकी केयर करने लगता है, मातृत्व, पितृत्व, ये सब यहाँ पर होने लगते हैं। तो ये सारी विशेषताएं इसकी होती हैं। यहाँ पर संबंध किससे होता है, अटैचमेंट किससे होता है, सोशल रिलेशन किसके साथ डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर हाउस होल्ड, घरेलू, अगर मान लो महिलाएं हैं, जॉब नहीं करती हैं, पुरुष घर पे काम करते हैं, तो घर में जो जो चीज़ें हैं, व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, या जो काम घर पे होता है उनके साथ रिलेशन होने लगते हैं। या फिर कोई बाहर काम करते हैं तो अपने साथ जो वर्कमेट्स होते हैं, ऑफिस वाले हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, फैक्ट्री वाले हैं, जहां भी आप काम करते हैं, आप आगे चल के टीचर बन रहे हैं, तो स्कूल में जो आपके टीचर्स, आपका स्टाफ है, आपका पूरा एजुकेशन का सिनेरियो है, वो सब आपका सामाजिक व्यवहार का दायरा बन जाता है। हम इनके साथ मिलकर अपने सामाजिक व्यवहार को बनाते हैं। यहाँ पर प्रश्न कौन से आते हैं? यहाँ पर प्रश्न आते हैं, क्या मैं अपने जीवन की गणना कर सकता हूँ? कैन आई मेक माई लाइफ काउंट? काउंट का मतलब क्या हो गया कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। क्या मैं मेरे अगले वंशजों के लिए, मेरी पीढ़ी के लिए, मेरे बच्चों के लिए कुछ कर पा रहा हूं? क्या मुझ में उत्पादकता है? क्या क्रिएटिविटी है? क्या मैं जननात्मकता चीजें कर पा रहा हूं? तो ये सारे क्वेश्चन उसमें चलते रहते हैं। अब यहां पर देखो, अगर हम इस संघर्ष में सफल हो पाते हैं, यहां मैं फिर से कहूंगा, यहां पर कोई बाहरी पहलू आपके साथ काम नहीं करेगा, यहां आप ही को तय करना है। क्या तय करना है कि आप उत्पादकता वाली कैटेगरी में रहना चाहते हैं या फिर स्टेग्नेशन वाली कैटेगरी में। आप ठहराव चाहते हैं जीवन में या उत्पादकता चाहते हैं। अगर आप ठहराव नहीं चाहते हैं, स्टेग्नेशन नहीं चाहते हैं, तो चीज़ों को पॉजिटिव लीजिए, कुछ नया करते रहिए। कहीं असफलता मिलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर नया शुरू कीजिए। असफलता मिलती है, फिर नया शुरू कीजिए। पॉजिटिव वे के साथ कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। डेफिनेटली हर प्रयास कभी भी असफल नहीं होता है। एक पत्थर को तोड़ने के लिए मान लीजिए 20 चोट मारने की आवश्यकता होती है। आपने 15 मारी, 20 मारी, 25 मारी, 30 चोट मारने की आवश्यकता है। 30 में टूटने वाला, आपने 25 चोट मारने के बाद आपको लगा यार मैं 25 बार इस पत्थर के हथौड़े मार चुका हूं, लेकिन ये तो टूट ही नहीं रहा, और आप छोड़ के चले गए। पता लगा दूसरा व्यक्ति आता है और मारना शुरू करता है, और केवल 5 हथौड़े मारते ही वह पत्थर टूट जाता है। पता हुआ क्या? उस पत्थर को 30 चोटों की आवश्यकता, 30 हथौड़े उसको चाहिए थे टूटने के लिए। 25 तो आप मार चुके, अगले व्यक्ति को केवल 5 मारने की आवश्यकता हुई। तो आपने जो 25 चोट लगाई वो सब क्या हो गई? निरर्थक हो गई। आपको लगा मेरा काम यह असफल हो गया। नहीं, असफल नहीं हुआ। यहां पर आपका काम निरर्थक नहीं हुआ। आपने जो 25 चोटें मारी वो भी कहीं ना कहीं पत्थर को कमजोर कर रही थी, तोड़ने की ओर लेकर जा रही थी। तो कोई भी प्रयास हमने किया, अगर वहां सफलता नहीं मिल पाई तो डजंट मैटर, नया शुरू कीजिए, थोड़ा और प्रयास कीजिए और ढंग से इंप्रूव करके कीजिए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हम में एक सामाजिक गुण विकसित होगा, साइको सोशल स्ट्रेंथ डेवलप होगी, वर्च्यू डेवलप होगा, और वह होगी जिम्मेदारी, केयर। किसके प्रति केयर? हमारे अपने बच्चों के प्रति केयर बनेगी, पेरेंट्स के प्रति केयर बनेगी। हम दूसरे हर एक वो व्यक्ति जिनको हमारी केयर की आवश्यकता है, हम उसको केयर दे पाएंगे। लेकिन ऐसा कब होगा? जब इस उम्र में 35 से लेकर 65 साल के बीच हम उत्पादकता को बनाए रखेंगे, क्रिएटिविटी को बनाए रखेंगे, सृजनात्मकता को बनाए रखेंगे, हम ठहराव की ओर नहीं जाएंगे। मोस्टली कई बार आप जब इस उम्र के लोगों से बात करते हो ना, तो लोग मुझे बोलते हैं स्कूल्स में या कहीं भी, मान लीजिए किसी व्यक्ति की रिटायरमेंट को केवल 2 साल हैं, 3 साल
साल है तो वो कहने लगता है अरे अब क्या करना है यार, अब तो रिटायरमेंट की उम्र हो गई, अब तो तुम करो, तुम नए हो, हमें करने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल्स में ये पुराने व्यक्तियों के द्वारा अक्सर सुना जाता है। परिवार में, समाज में भी लोग बोलते हैं अब हमारी उम्र कहाँ कुछ नया करने की, अब तो तुम करो। ऐसा बोलने का मतलब क्या हुआ? स्टेग्नेशन, ठहराव। अगर ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा व्यवहार में ला रहे हैं, स्वीकार कर लिया, तो यह गुण विकसित नहीं हो पाएगा। खैर अभी हमारे लिए ये भविष्य है, हमें आगे नहीं जाना, लेकिन समझिए यहां पर केयर डेवलप हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अंतिम अवस्था की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, जो एरिक्सन के हिसाब से जीवन की अंतिम अवस्था है, 8वीं अवस्था है सामाजिक विकास को लेकर, और उसका नाम है ओल्डर एज या फिर मैच्योरिटी। 65 साल से अधिक। देखो 65 साल का होते होते लगभग सारे व्यक्ति अपने वर्तमान काम से रिटायरमेंट हो जाते हैं। सरकारी नौकरी की बात करें तो वहां भी सेवानिवृत्ति हो जाती है, प्राइवेट सेक्टर में है तो भी लगभग यहां आते आते वो काम से निवृत्त हो जाते हैं, और किसी काम में है तो वहां भी वो एक तरह से रिटायरमेंट की आयु होती है। और जब रिटायरमेंट की आयु होती है तो यहां पर क्या होता है, अब तक जो उसने पूरे जीवन में किया उन सब पे व्यक्ति एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है। क्या विश्लेषण करता है कि मैंने क्या खोया, क्या पाया, मैंने क्या चीजें बनाई, कितनी धन संपत्ति बनाई, कितनी प्रॉपर्टीज बनाई, किस तरह के रिलेशन बनाए, किस तरह से बच्चों को केयर करके योग्य बनाया, कैसे मैंने मेरे स्वास्थ्य को बनाए रखा। इन सारी चीजों की वो कैलकुलेशन करता है, एनालिसिस करता है। और जब इन सब में वो मानता है कि नहीं, जो मुझे करना चाहिए था मैंने कर लिया है, मैंने स्वास्थ्य को बना के रख लिया है, मैंने बच्चों को डेवलप कर दिया है, मैंने पर्याप्त धन संपदा प्रॉपर्टी भी बना ली है, मेरे सामाजिक रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं, मैं अपने आप को खुश महसूस करता हूं, मैं ठीक हूं, तो उसमें जो भाव बनता है वो भाव बनता है एरिक्सन के अनुसार संपूर्णता का इंटीग्रेशन बनता है, अहम बनता है उसके अंदर। लेकिन जब वो ऐसा पाता है कि नहीं, मैंने स्वास्थ्य को भी बना के नहीं रख पाया, मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है, बहुत पैसा भी मेरे पास में नहीं है, बहुत अच्छे रिलेशन भी मेरे नहीं हैं, मेरे बच्चे भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं, सामाजिक स्तर पे मेरा बहुत रेस्पेक्ट सम्मान नहीं है, तो फिर उसमें क्या आ जाता है, उसमें हताशा आ जाती है, वह डेस्पेयर में आ जाता है। तो इस प्रकार यह अवस्था अपने आप पर विश्लेषण करने की होती है, अपने जीवन में किए गए कामों के साथ एनालिसिस करने की होती है। जीवन में सफल होने पर अहम की संपूर्णता का भाव होता है, और असफल होने पर निराशा का भाव अनुभव होता है। अस्तित्वगत पहचान होती है, एक्सिस्टेंशियल आइडेंटिफिकेशन यहां पर होती है। अस्तित्वगत पहचान का मतलब अपने आप को वो देखता है कि मेरा अस्तित्व क्या है, समाज में, परिवार में, बच्चों की नज़र में, आर्थिक, सामाजिक सभी तरीके से अस्तित्व को देखता है। शारीरिक विघटन का सामना करने के लिए पर्याप्त अखंडता की भावना यहां पर होती है। शारीरिक विघटन का मतलब हो गया, भाई आपने पूरे जीवन भर खूब एंजॉय किया है, 65 साल के हो गए, अब तो बुढ़ापा आना ही है ना। फिजिकली आपका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जैसा पहले था, तो फिजिकली अब हम विघटन की ओर चलते हैं। मानव जाति का यहाँ भाव उसमें आने लगता है, मेन काइंड। अब वो संपूर्ण मानव जाति के बारे में विचार करने लगता है, अपने बारे में विचार कम करने लगता है, उसको खुद की तरफ विचार आने लगता है, अपने आप को भी आइडेंटिफाई करता है, मानव जाति के साथ जोड़ के देखता है। तो ये सारी की सारी चीजें एक व्यक्ति में 65 वर्ष या उसके बाद में दिखाई देती हैं। और यहां पर उसका प्रश्न क्या होता है अपने आप से, क्या मेरा होना ठीक है? मतलब अपने एक्सिस्टेंस को वो आइडेंटिफाई करना चाहता है। इज इट ओके टू हैव बीन मी, कि मैंने मेरा जो जीवन जिया है, यह जीवन क्या मेरे लिए सफल रहा, सफलतापूर्वक मैंने मेरे सारे काम किए, या फिर मेरा एक्सिस्टेंस ही नहीं रहा। तो अपने अस्तित्व को लेकर प्रश्न पूछता है कि क्या मेरा होना ठीक है। इस तरह से अगर इन विचारों में, इस विश्लेषण में, इस पूरे जीवन के दर्पण में, रिफ्लेक्शंस में एक वृद्ध व्यक्ति 65 साल या उससे आगे का पूरी जीवन भर का व्यक्ति अपने आप को पॉजिटिव मानता है, तो फिर उसमें जो गुण विकसित होता है उसे कहते हैं विजडम या फिर विवेक कहा जाता है। और अगर अपने आप को वह असफल मान लेता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, तो विजडम वाला सोशल वर्च्यू उसमें नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें, हमें तो अभी बहुत लंबा समय है यहाँ आने में, लेकिन हमारा रोल क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ बात करता हूँ। अपने परिवार में जो भी इस उम्र के लोग हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना है, नानी है, या स्टाफ में कोई साथी हैं जो रिटायरमेंट की ओर जा रहा है, आपका सीनियर है, कहीं जॉब में आपके आसपास में इस उम्र का व्यक्ति है, तो याद रखिए वो आपके साथ जो व्यवहार करेंगे वो उनका व्यवहार ऐसा होगा जैसे वो सब कुछ जानते हैं, संपूर्ण है अपने आप में, ऐसा उनका व्यवहार होगा। क्यों होगा?
ये एरिक्सन कह रहा है, ऐसा उसमें है, हर उसमें ऐसा पाया जाएगा। जैसे आप परिवार में आपके दादाजी हैं, नाना जी हैं, दादी हैं, ये आपको हर काम के लिए टोकेंगे, हर नए काम के लिए इनके पास एडवाइस है, सलाह है। आपके द्वारा किए जाने वाले काम में इनको हर कहीं ना कहीं कोई कमी लगेगी, नहीं ऐसा हो तो और अच्छा है, ऐसा इनके द्वारा व्यवहार होना तय है। जानबूझ के ऐसा ये नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब हमारी यहां क्या ड्यूटी बन जाती है, हम इनके व्यवहार को स्वीकार करें, इनकी भावनाओं को आदर दें, या फिर इनके व्यवहार को अस्वीकार कर दें और भावनाओं को ठेस पहुंचा दें। दो ही विकल्प हमारे पास में है। अगर हम इनके व्यवहार को स्वीकार नहीं करते हैं, इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो तुरंत इनमें एक दूसरा भाव बनने लगेगा, हताशा का या फिर डेस्पेयर वाला, और वो अपने आप को परेशान महसूस करेंगे, अपने आप को हताश महसूस करेंगे, निराश हो जाएंगे। अगर आपने इनके व्यवहार को स्वीकार किया, इनकी बात को मान लिया, इनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई, तो ये संपूर्ण मानेंगे अपने आप को कि हाँ, मैंने जो कहा मेरे बच्चों ने मान लिया, मेरे पोते पोती ने मान लिया और मैं संपूर्ण हूं। ऐसा करने से इनको सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा, पॉजिटिविटी आएगी और ये प्रसन्नचित्त रहेंगे। तो क्या ध्यान रखिएगा ऐसे लोगों के साथ। परिवार में आपके दादा हैं, दादी हैं, नाना है, नानी है, इस उम्र के कोई भी हैं, स्टाफ में कोई सीनियर साथी हैं, तो उनके व्यवहार को वो आपको टोकेंगे, रोकेंगे, बोलेंगे, हर काम में सलाह देंगे, अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। उनकी बातों को सुनिए, समझिए। अगर आपको लगता है कि ये काम मुझे नहीं करना, तो भी डायरेक्टली मना मत कीजिए उनसे। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप एक युवती हैं और घर से निकल रही हैं, आपने जो कपड़े पहने हैं, जो ही आप नीचे रूम में आती हैं, दादी बैठी हैं बाहर, दादी ने कहा ये क्या पहन रखा है तूने। दादी टोकना शुरू करती हैं, तो एक ऐसा बोलते आपको गुस्सा आता कि मैं एक तो मेरी फ्रेंड की पार्टी में जा रही हूँ, बहुत अच्छी ड्रेस मैंने पहनी है, अपने आप को 4 घंटे कांच के सामने बैठकर आई हूँ, और ये दादी बोल रही है 65 साल की, जिसकी उम्र खत्म हो गई, इसने लाइफ में तो कुछ किया नहीं और मुझे और फाउंडेशन लगा रही है मेरे लिए। अब आप बोलते नहीं कुछ नहीं, तुम तुम्हारा काम करो, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, आप चले गए आपकी पार्टी में। अब आप वहां एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपकी दादी, जिसको आपने भावनाओं को नहीं समझा, उसको अनादर दे दिया, यह अगले 3 घंटे 4 घंटे हताशा में रहने वाली है, परेशानी में रहने वाली है। अब आप क्या चाहते हैं, इसको हताश करना चाहते हैं या नहीं? एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। क्या दादी ने कहा ये ड्रेस पसंद नहीं पहनना, आपने कहा ओके दादी, आपने कहा आपका आदेश सिरोधारी है, नहीं पहनती, जाओ अंदर वापस दूसरी ड्रेस पहन लो। और अगर आपको लगता नहीं वही ड्रेस पहननी है जो मेरे को पार्टी में लेके जाना है, बैग में रखो उसको, चेन बंद करो और जो दादी को अच्छी लगती है वो पहन के निकलो। अब घर से जाओ, आगे जहां भी आप कहीं वॉशरूम में जाते हैं वहां चेंज कर लो वापस। देखो हो गया ना फायदा। आपको जो ड्रेस पहननी है वो आपने पहन भी ली और दादी के भावनाओं का भी आपने सम्मान कर लिया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, ऐसा करें ना करें मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की कि ओल्डर एज वाले जो व्यक्ति हैं उनकी भावनाओं को समझिए, उनको ठेस मत पहुंचाइए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से वो हताश हो जाते हैं, डेस्पेयर हो जाते हैं। ऐसा एरिक्सन कहते हैं। एरिक्सन की 8वीं अवस्था में व्यवहार इस प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, हमने एरिक्सन 90 फ्राइडवादी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक के द्वारा समाज के साथ बालक के इंटरेक्शंस को लेकर सामाजिक विकास की 8 अवस्थाओं को समझा। इन अवस्थाओं का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये हमारे सिलेबस में रखी गई, क्यों हमें ये सीखनी है और बच्चों के साथ इनको डेवलप करने की कोशिश है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, अगर हम इन चीज़ों को समझते हैं तो जो साइको सोशल स्ट्रेंथ होती हैं, जो वर्च्यूज होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, हम उनको विकसित कर पाएंगे। अगर ऐसा कर पाए तो हम जिस बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, जिन बालकों के साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, हमारे लर्नर स्टूडेंट्स हैं, वो उनका व्यक्तित्व ठीक से विकसित हो पाएगा। वो भावी जीवन में बहुत सफल हो पाएंगे। जिस उद्देश्य को लेकर वो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं उसकी पूर्ति वो कर पाएंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति वो कर पाएंगे। ऐसा कब होगा? जब हम उनमें पॉजिटिव स्ट्रेंथ को डेवलप करेंगे। और पॉजिटिव स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए हमें इन सबको समझने की आवश्यकता है। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने एरिक्सन के सिद्धांत की आलोचनाएं भी की हैं।
कई सारी कमियां उन्होंने इसमें कहा है, अलग अलग चीजें हैं। जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि साहब आपने महिला और पुरुष बालक बालिकाओं को अलग अलग करके सामाजिक विकास को नहीं व्याख्या किया, आपने कॉमन ही मान लिया। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि साहब आपने एक ही तरह के परिवेश और संस्कृति को यहाँ महत्व दिया है, जबकि परिवेश में और संस्कृति में और सामाजिक वातावरण में तो हर अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग देश में, अलग अलग समाज में विभिन्नताएं होती हैं। तो कई सारी चीजें हैं जिनको लेकर इस सिद्धांत की आलोचनाएं भी हुई है, क्रिटिसाइज भी किया गया है, लेकिन ऑल ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन कहीं से पूछा ही जाता है। जितना कंटेंट मैंने आपको दिया है इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। और समझा तो मैंने ऐसा दिया है कि अगर आपने इसको ठीक से लाइफ में अप्लाई करके देखा तो जीवन में कभी नहीं भूलने वाले हैं। एग्जाम में तो आंसर आपका सही होगा ही, लेकिन आपकी लाइफ में जो सामाजिक गुण है जिनको विकसित होना जरूरी है एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए, वो भी डेवलप हो पाएंगे। तो हमने इस साइको सोशल डेवलपमेंट को डिस्कशन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारी चीज़ों को जो एरिक्सन ने आपको रिकमेंड की हैं उनको आपकी लाइफ में बनाने की कोशिश करेंगे। जिनके साथ आपका व्यवहार चल रहा है किसी भी उम्र के, उनके साथ इनको बनाने की कोशिश करेंगे। और इन सबको समझने के लिए उस उम्र के व्यक्तियों के साथ, बच्चों के साथ, प्रौढ़ों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करके देखिए, तो आपको दिखेगा कि हाँ वास्तव में 65 साल के व्यक्ति में ये चीज़ें दिख रही हैं, संपूर्णता और हताशा यहाँ पर दिख रही है। बहुत छोटे बच्चे को देखे 18 महीने से कम का, आपको लगेगा हाँ यहाँ विश्वास और अविश्वास बच्चे में दिख रहा है। आप किशोर के साथ बात करके देखिए, हाँ ये आइडेंटिटी चाहता है, ये बिल्कुल अजीब तरह के बाल कटवाता है, अलग तरीके के कपड़े पहनता है, पहचान चाहता है, अपने आप को यूनिक मान के चलता है। तो ये सारी बातें आपको समाज में दिखाई देगी, व्यवहार में दिखाई देगी। मुझे लगता है कि आप सारी बातों को समझ गए होंगे और व्यवहार में कहीं अप्लाई करके देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।